इंडिया जो कॉर्न का एक्सपोर्टर है अब वो इंपोर्टर बनता जा रहा है। सेकंड हम देखेंगे कोन्यांग ट्राइब के बारे में, कहाँ उसकी लोकेशन है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी में, उसके डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आज हम देखेंगे 5 सितंबर के करंट के न्यूज, जिसमें कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि 5 पीवाईक्यू से रिलेटेड हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन करते हैं और एक एडिटोरियल को डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारी एकेडमी ने पिछले 3 सालों में 108 सिलेक्शन दिए हैं। आपके 2024 में 51 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें से आपकी एसडीएम की डीएसपी की पोस्ट हमारी एकेडमी से रही है। 2023 में हमारे 24 सिलेक्शन रहे हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, अनिल कुमार जी। ठीक है, जो बच्चे एचसीएस की तैयारी डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो उनके लिए बैच लॉन्च हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में। ठीक है, तो आपके लिए अभिमन्यु बैच का स्टार्ट हो चुका है, दोनों मोड में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आप इसमें इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी, आप लिंक पे जाके ऐप में भी जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आज का जो 5 सितंबर का न्यूज़पेपर है ये उसका इंडेक्स है। देखो आज न्यूज में क्या क्या है, सोशल जस्टिस से है ना, न्यूज में जैसे सोशल जस्टिस में हेल्थ आता है, आपका पोर्शन है ना मेंस के आंसर राइटिंग। तो वहां पे क्या है कि सेंटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्यों हुआ है, जो आरजी मेडिकल हॉस्पिटल का आपने कोलकाता में केस देखा है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट कंसर्न कर रही है कि कैसे सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए। सेकंड हम देखेंगे एंडोक। एंडोक क्या है, अंडमान निकोबार से रिलेटेड ये एक टर्म है, इसके एसोसिएशन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एक कॉर्पोरेशन है। इसके बाद हम देखेंगे जो क्राइसिस हो रहा है किससे, देखो ये आपके एथिक्स का है, इसमें ये जो स्टोइक टर्म है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बेसिकली एक इमोशनल इंटेलिजेंस से और आपकी रैशनैलिटी से लिंक करती है कि कैसे हम आज जिस टाइम में है हम उसको देखें, जो हमारी रियलिटी उसको फेस करें, और जो हमारी लॉजिकल रीजंस हैं, ठीक है, जो फैक्ट बेस्ड है उसकी तरफ जाए, है ना। उसके बाद देखो इथेनॉल है हमारा, पहले क्या होता था कॉर्न का हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से अब हम क्या कर रहे हैं, कॉर्न को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हम इस आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे। पुण्यंक ट्राइब है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ है, कैसा इनका कल्चर है। उसके अलावा हमारा लास्ट में एडिटोरियल जैसे हम डिस्कस करते हैं वो है। ठीक है, तो कैसे हमारी हेल्थ है, आउटकम है, स्टेट क्या मेजर्स ले सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग में, तो हेल्थ पे हमारा एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखो सोशल जस्टिस में हेल्थ में क्या बोल रहा है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, प्रपोज्ड इनहेंस सिक्योरिटी मेजर, यानी सिक्योरिटी मेजर लेनी है। ठीक है, कि जो आपकी हॉस्पिटल है उसमें सिक्योरिटी अच्छे से हो पाए। इसमें देखो क्या क्या मेजर सजेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या मेजर्स लिए कि एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन, जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनको एम्प्लॉयमेंट दो हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी करने के लिए। उसके अलावा क्या एक्शन एक्शन प्लान, यानी एक्शन प्लान में क्या बोला कि 11 सेफ्टी मेजर्स उन्होंने लिए हैं, उन पे एक्शन लो। ठीक है, और उनको प्रॉपर आप इम्प्लीमेंट करो। उसके अलावा क्या हॉस्पिटल प्रायोरिटाइजेशन, यानी कौन से हॉस्पिटल को कितनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की रिक्वायरमेंट है, इसमें ये बोल रहे हैं ना। उसके बाद लोकल पुलिस इंटीग्रेशन, यानी जो वहां की लोकल पुलिस है हॉस्पिटल के आसपास जितने भी एरियाज है उनके साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन करके रखो। आपका बैकग्राउंड एंड चेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रीवेज प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, आपके सिक्योरिटी ऑडिट्स होनी चाहिए, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी कमेटी होनी चाहिए। बेसिकली ये पॉइंट्स हम किस में मेंशन कर सकते हैं, मेंस में कर सकते हैं। क्या आपके सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके ना इंटरनल सिक्योरिटीज की कमेटी इस्टेब्लिश करो जो प्रॉपर इंश्योर करे वहां पे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि आप है ना जो वहां की लोकल पुलिस है उसके साथ इंटीग्रेट करो, वहां पे ना कोलैबोरेट करो, प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप करो। ये सारे आपके मेंस की आंसर राइटिंग में जो पॉइंट्स कोट होते हैं ना सोशल जस्टिस, उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा गवर्नेंस में आता है NANIIDCO, इसको बेसिकली हम एंडोक भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, ये क्या है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन क्या करता है उसके फंक्शन देखेंगे, ये न्यूज में क्यों है वो देखेंगे। देखो ये जो एंडोक आपका कॉर्पोरेशन है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 28 जून 1988 को इस्टेब्लिश हुआ था द कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कहाँ इंगेज करता है, ट्रेडिंग पेट्रोल प्रोडक्ट्स, लीकर और मिल्क के अंदर। ठीक है, टूरिज्म रेजोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर टूरिज्म एंड फिशरीज, ये इसके फंक्शन है। ठीक है, आपका ये जो अंडमान निकोबार है बेसिकली वहां पे ये मैनेज करता है आपके जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जो मिल्क हो गया है ना आपके, जैसे अभी क्या बोला जा रहा है कि एंडोक है ना वो बहुत ज्यादा इंगेज है करप्शन के अंदर, वो वहां पे वाइन ट्रेड कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना। तो इसके लिए न्यूज में कि करप्शन में है।
देखो मैंडेट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, डेवलप एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। प्रमोट बैलेंस्ड एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये इसके फंक्शन है। फोकस ऑन टूरिज्म, फिशरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड स्पोर्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लिकर, मिल्क। सेम लाइन है। देखो क्या बोल रहे हैं कि किस क्या फंक्शन है इनके, क्या करता है, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया और आपका लिकर हो गया, इन सबको ये देखते हैं। उसके अलावा आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो आपका एक बैलेंस मेंटेन करना होता है किसमें, आपके एनवायरमेंट में और आपके जो आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट में। यानी आप डेवलपमेंट करो बट वो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो कौन श्योर करता है, ये वहां पे अंडमान निकोबार के अंदर आपका एंडोक कॉर्पोरेशन, मतलब जो भी आपकी कमेटी है वो इंश्योर करती है, ठीक है। इसके बाद क्या कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, लैक ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं है इनके पास, स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, भाई जो ह्यूमन रिसोर्स उनको इंश्योर करे कि भाई ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है, तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, ठीक है। उसके बाद फेस डिले इन द रिक्रूटिंग एक्सपर्टीज लाइक अर्बन प्लानर्स एंड इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट, जो आपके इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, अर्बन प्लानर्स होते हैं, कि वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि कैसे आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, किस हेल्दी डेवलपमेंट, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है और आपका डेवलपमेंट है वो एक फेज पे हम कैसे लेके जाए, तो वो जो एक्सपर्टीज होती है उसकी कमी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट इंगेजिंग विद द ऑफिशियल इन्वॉल्व, बेसिकली करप्शन की बात कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो इंप्लॉयज होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी वीकनेस है हमारे इंडिया में कि कभी कभी क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं खुद इंगेज होते हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट में, ये आपके करप्शन के वजह से ही न्यूज में रहता है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के साथ भी फेस करता है। एनकाउंटर क्रिटिसाइजिंग रिगार्डिंग इट्स कैपेसिटी टू हैंडल, देखो अभी क्या हुआ है कि इसको 72,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए, तो ये इसलिए भी इसका एक चैलेंज बनता है कि ये प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमने इसके क्या पढ़े, चैलेंज पढ़े, फंक्शन पढ़े। फंक्शन हमने क्या पढ़े, इसके फंक्शन हमने देखे कि कैसे आपका जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लिकर है, मिल्क है, कहाँ की, अंडमान निकोबार के अंडर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिशरीज हो गया, टूरिज्म हो गया, बैलेंस करता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। जो हमारी वीकनेस है वो इसके अपोजिट वीकनेस हो जाएगी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें एक्सपर्टीज नहीं मिल रहे हैं, अर्बन प्लानर्स नहीं मिल रहे हैं, इतना जो बड़ी हमने अमाउंट उनको दी है, क्या वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी हमारी इससे रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी एथिक्स से। एथिक्स से क्या बोल रहा है, इन अ वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद मल्टीपल क्राइसिस फ्रॉम पेंडेमिक टू क्लाइमेट चेंज, स्टोइसिज्म ऑफर अ टाइमलेस अप्रोच टू रिलायंस, रेजिलियंस एंड रैशनल लिविंग, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमने अभी रिसेंटली इतनी सारी चीजों को फेस किया है, जैसे क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं हम, पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, तो जो आपका ये वर्ड होता है स्टोइसिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम अवेयर रहें, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हम ख्याली दुनिया में जी रहे, नहीं, हमें रियलिटी से फेस करना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिविटी पता होना चाहिए, ये फैक्ट है, ये लॉजिकल है, ये रैशनैलिटी, उनके हिसाब से हम क्या करें, अपने फैसले लें, डिसीजन लें, चाहे वो फिर पेंडेमिक हो, चाहे वो फिर क्लाइमेट चेंज हो, यानी हर जगह हम अवेयर रहें। एथिक्स में ना आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग इमोशन, एक्सेप्टिंग व्हाट कैन नॉट बी चेंज एंड रिमेन हाईली रेलिवेंट टूडे, ठीक है। ये देखो आपके ना, स्टोइक का मतलब है बीइंग काम एंड ऑलमोस्ट विदाउट एन इमोशन, बिना इमोशन के आप कोई चीज कर रहे हो, मतलब आप बेसिकली रैशनल चीजों को देख रहे हो, ठीक है। स्टोइसिज्म इज, देखो स्टोइसिज्म का आपका दो वर्ड से मिलता है, रैशनैलिटी और सेल्फ कंट्रोल। आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो, अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप कल को आईएएस ऑफिसर बनते हो, तो आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपको देखना चाहिए ये मेरे बेनिफिट के लिए, अगर जैसे करप्शन में भी आता है तो हमारे पास सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, हम सिर्फ लालच देखते हैं और उसको अपने सारा करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टोइसिज्म क्या बोलता है, रैशनैलिटी देखो, फैक्ट देखो, जो चीज हम कर सकते हैं उसको हम बेटर करें, जो चीज हमारे बस में नहीं है, जो रियलिटी है उसको हम फेस करें, ठीक है, उसे हम स्केप ना करें, स्केपिज्म टेंडेंसी ना हो हमारी, ठीक है। इमोशन को मैनेज करके हम चीजों को फेस करें, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रैशनल कंट्रोल ओवर वंस इमोशन एंड एक्सेप्ट ऑफ फेट,
ठीक है, ये यही बोल रहा है कि हमारे इमोशन को कंट्रोल करें और एक्सेप्ट करें फेट में। इंडिविजुअल शुड फोकस ऑन व्हाट दे कैन कंट्रोल। इंडिविजुअल को फोकस करना चाहिए कि क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी में क्या होता है, एक केम स्टेट ऑफ माइंड। यानी इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बेसिकली बोल रहा है इंडिविजुअल का जो फोकस होना चाहिए ना, कि वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारी सोच लॉजिकल हो। ऐसा ना कि हम एक ही दिन में, जैसे कुछ ऐसे पर्सन को आप मिलते हैं कि भाई मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, बट जब आप रियलिटी में देखते हो तो वो नहीं करते। जैसे कि हमारे हरियाणवी में टर्म है थोथा चना बाजे खाना, है ना। तो ऐसा भी ना हो, आपके पास जो फैक्ट है आप उसको अच्छे से देखो, और जो टेंडेंसी है, जो आपके रियलिटी है उसको फेस करो, ठीक है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे कंट्रोल करके। ये एक सिविल सर्वेंट की एक उसमें वैल्यू में भी डाल सकते हो। इसके बाद फिलोसफी में क्या होता है, रैशनल कंट्रोल ओवर वंस इमोशन एक्सेप्ट ऑफ द फेट, ठीक है, हमने कर लिया। रेजिलियंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंटर पीस हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है, एमिट लाइफ चैलेंजेस। यानी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए हमें, ठीक है, इंटर पीस होना चाहिए। इसके बाद ये कुछ है ना थ्योरीज हैं जो हम, जिसको हम कोट कर सकते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म क्या बोलता है, स्ट्रेटजीज टू मैनेज स्ट्रेस। जब हमें अगर स्टोइसिज्म आ जाता है, जब हमें रैशनैलिटी का पता लग जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसको हम शांत करके ना, जो फैक्ट है उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे आपको कुछ लोग देखते हैं, मतलब आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके चलते हैं, भाई ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी कैसे करें। तो एक काम कंडीशन में आके, काम स्टेट में आके उनको पॉइंट वाइज लो, भाई ठीक है, पहली प्रॉब्लम का ये इशू है, इसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम का ये इशू है, इसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो वो आपको इसमें बता रहा है कि कैसे आप अपनी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल कंट्रोल, एक्सेप्टिंग व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। इमोशनल रेजिलियंस यानी एनकरेज मेंटेनेंस, इक्वेनिमिटी एंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड सेटबैक्स, फोस्टरिंग मेंटल स्टेट, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो मेंटेन है ना, इससे क्या होता है, जो आपके स्टोइसिज्म है, कि आपका जो करेज है ना वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। कैसे मेंटेन होगा करेज, कि आपको फिर फैक्ट्स दिखने लग जाएंगे, भाई ये फैक्ट है, इसमें मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो आपका जो करेज है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आप स्ट्रेस से जब रिलीफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, एंग्जाइटी से रिलीफ मिल जाएगा, तो आप में करेज भी आएगा, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मॉडर्न चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं, एथिकल डायलेमा से हम बच सकते हैं, हमारे में सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये सब इसी की बात कर रहा है कि कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल इनहेंसिंग ओवरऑल वेलबींग्स। तो स्टोइसिज्म हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि वो हमें स्ट्रेस से रिलीव करता है, और हमें क्या करता है, स्ट्रेस से रिलीव करता है, एंग्जाइटी से बचाता है, फैक्ट्स दिखाता है, और फेट को, फेट यानी हमारे भाग्य को एक्सेप्ट करना सिखाता है, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट होती है, एक वैल्यू है वो, है ना। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसमें क्या देख रहे हैं कि इंडिया शिफ्ट टू कॉर्न बेस्ड इथेनॉल, ठीक है, टर्न इंडिया फ्रॉम अ टॉप कॉर्न एक्सपोर्टर टू नेट इंपोर्टर। पहले इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था, यानी एक्सपोर्ट करने का मतलब इंडिया से बाहर कॉर्न हम एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारे लिए एक अच्छी चीज थी। लेकिन अब हम जो कि हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग, हमारे आपने पता है 20% पेट्रोल में क्या होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए। इथेनॉल किससे आएगा, इथेनॉल के भी आपके जीएस जनरेशन 1 फ्यूल, जनरेशन 2, ऐसे करके आपके फ्यूल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या होती है, ये सब आपके ना, सॉरी, ये सब आपकी हेल्प करती है किसमें, इथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो कॉर्न जो है पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो इस आर्टिकल में है, ठीक है। आप इसको ना मेंस में कोट कर सकते हो कि इससे क्या दिक्कत आ रही है। जैसे लोकल पोल्ट्री है प्रोड्यूस, जैसे आपकी जो भी, जैसे मुर्गा फार्म हो गया, ठीक है, और भी कोई भी आपकी अदर ऐसी जगह होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो प्रॉपर, सपोज दैट उनके पास कौन पहले अच्छा था, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारे इंडिया में अच्छी उसकी वो थी, लेकिन अब हमारे पास इतना ज्यादा कमी पड़ने लगी है कि उसको हम इथेनॉल में यूज कर रहे हैं। तो जो पोल्ट्री फार्म है उनको भी रिक्वायरमेंट है, अपने जितने भी कैटल्स हैं उनके लिए, तो कहाँ से लेके आएंगे। तो उसपे क्या होता है, जब किसी चीज की अगर सप्लाई कम उठती है तो उसका क्या होता है, प्राइस हाई हो जाएगा। तो इनको क्या फेस करना पड़ेगा, इनको फेस करनी पड़ेगी इन्फ्लेशन की, प्राइस हाई हो जाएंगे, जो ग्लोबल कॉर्न प्राइस है वो हाई हो जाएंगे। एंड प्रमोट कॉल फॉर पॉलिसी एडजस्टमेंट टू एड्रेस राइजिंग फीड कॉस्ट, क्या हो जाएगी, उनकी फीड कॉस्ट इंक्रीज हो गई, एंड इंपोर्ट की ड्यूटीज राइज हो जाएंगे। जब कोई बाहर से चीज आ रही है तो उस पर क्या लगती है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है। इंपोर्ट ड्यूटीज क्यों लगती है, कि इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया की चीजें ज्यादा खरीदे रादर देन बाहर की, तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी उनको देनी पड़ेगी।
इसके अलावा क्या बोल रहा है, इथेनॉल शिफ्ट एंड इंपोर्ट डायनेमिक, ठीक है। इट इज नेट इंपोर्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन डिके, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कॉर्न का क्या किया है, पूरे एक 10 साल के गैप में क्या किया है, इंपोर्ट किया। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी बाहर भेज रहे थे। पहली बारी हमने उसको इंपोर्ट किया है। हम इथेनॉल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन करना होता है, इंश्योर करना है स्टेडी ग्रोथ को, ठीक है। परमानेंट नेट इंपोर्टर बन गए हम कॉर्न के, ठीक है। इसके बाद ये सेम बोल रहा है कि राइस फीड कॉस्ट की इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस एक्सीडिंग ग्लोबल बेंचमार्क, रिमूवल ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। देखो अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास कॉर्न था वो हम इथेनॉल के लिए यूज कर रहे हैं, हम बाहर से जो कॉर्न मंगा रहे हैं उस पर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट के प्राइस बढ़ गए हैं, इंपोर्ट की टैक्सेस लग गए हैं, डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भी प्राइस हाई हो गए, तो हमें क्या देना पड़ रहा है, हाई प्राइस देने पड़ रहे हैं। उसके अलावा जेनेटिक मॉडिफाइड कॉर्न एक क्रॉप होती है जो कि हमारे इंडिया में बैन है, आपने उसको भी बैन कर रखा है, तो ये किसके लिए एक चैलेंज हो जाता है, पोल्ट्री फार्म के लिए, ठीक है। आप या तो रिमूवल ऑफ ड्यूटीज करो या जेनेटिक जो मॉडिफाइड है उसको लाओ करो, है ना। अब ये एक डेटा दिया हुआ है कि इतने टन तक हमने 2025 में, वाइल आर प्रोजेक्टेड टू द रीच टू रिकॉर्ड 1 मिलियन टन। अभी जो कि इंडिया ने कॉर्न एक्सपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप, इतने हमारे एक्सपोर्ट की जो अमाउंट है वो ड्रॉप हो गई है, जो हम बाहर भेजते थे वो इतनी कम हो चुकी है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 मिलियन टन तक, है ना, हमारी क्या हो सकती है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, यूक्रेन और आपके म्यांमार से। इथेनॉल, इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आ रहा है, rise corn price has pushed poultry production cost higher leading to financially strain for growers, ठीक है। corn cultivation due to high price with a 7% increase in area under corn कंपार्टेड टू लास्ट ईयर। ये सब वही बोल रहा है कि अगर आप, जैसे इसमें बेसिक सा सार यही है कि कॉर्न के अगर आप कॉर्न का कहाँ यूज हो रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज हो रहा है, जब उसका इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज होगा तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब हमारे पास ही कमी, तो क्या हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने से प्राइस हाई हो रहा है, जो कि हमारी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए एक लॉस दिखा रहा है, ठीक है। फिर वो एक डेटा दिया हुआ है कि भाई कितना आपका इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, कितना ज्यादा इंपोर्ट इंक्रीज होने की बात है, ये सब आप मतलब कोट कर सकते हैं मेन से आंसर राइटिंग में, कहीं भी अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग से भी आंसर आ सकता है तो वहां भी आप कोट कर सकते हैं, कौन से रिलेटेड आंसर आता है तो वहां भी आप कोट कर सकते हैं। एक कोन्याक ट्राइब है, कोन्याक ट्राइब है, ये कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो ये नागालैंड का ट्राइब है, ये आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन पता होना चाहिए। कोन्याक ट्राइब का है आपका नागालैंड का, एक मून डिस्ट्रिक्ट से है ना, असम डिस्ट्रिक्ट में है ना, एक मैप लोकेट किया है बट वो अच्छे से लोकेट नहीं किया है, उसमें एरर आई है। ये न्यूज है बट हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए कोन्याक ट्राइब इंपॉर्टेंट है। ये आपका मून डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में मिलता है, ऑल्सो चंगलंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसमें आपका ये वू हाउ करके कुछ है, वू हेड, वू का मतलब हेड होता है, नैक का मतलब ब्लैक होता है, यानी मैन विद ब्लैक हेयर्स। देंदू का मतलब होता है टैटूड फेस, और देंथू का मतलब होता है व्हाइट फेस, ठीक है। ये इनके कुछ फीचर्स हैं। मंगलोइड इनको बोला जाता है, इनका ओरिजिन है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी फेस्ट में 95% ये आपका विश्वास करते हैं, इनकी कोन्यंक लैंग्वेज है, ठीक है। ये सब इसमें पैट्रियार्की की सोसाइटी है, तो आपको पता होना चाहिए कोन्याक ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है, या आपका नागालैंड से रिलेटेड है ना। जो हमारा लास्ट है वो एडिटोरियल एनालिसिस है, इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, आप है ना उसको कमेंट में आंसर करा करो कि भाई उस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर है, ये आपको हेल्पफुल होगा। जब आप लास्ट में देखोगे ना साल के आप कितने कर चुके हो, तब आपको ये हेल्पफुल लगेगा। देखो ये आपके सोशल इशू से रिलेटेड पीवाईक्यू है, 2025 में आया था, और ये एक प्रैक्टिस मेंस का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इनको आपको करना है एडिटोरियल डिस्कशन के बाद। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसने बोला द आर्टिकल हाईलाइट्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट्स इन फुल यूटिलाइजिंग यूनियन बजट एलोकेशन फॉर हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव सच एज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभीम, एंड ह्यूमन रिसोर्सफुल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, HRHM,
HME, ठीक है। इसका बेसिकली क्या है कि ये बता रहा है कि इन जो स्कीम है ना, इसमें कैसे बजट एलोकेशन हुआ है, क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये स्कीम्स आपकी डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। अगर सोशल इशू में आपको कुछ और टॉपिक आता है हेल्थ के रिलेटेड, तो वहां एक कोट की जा सकती है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। तो पहली स्कीम क्या है हमारी, द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीएम अभी। इसमें क्या है, एम्ड एट बिल्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। क्या बनाएंगे हम, आपके एम क्या है, जो बिल्डिंग क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे, ठीक है। जैसे सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे हम कहीं के, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि डेवलपिंग ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, यानी जो ब्लॉक लेवल है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है तो उसके नीचे ब्लॉक लेवल, तो ब्लॉक लेवल पे हम ये यूनिट्स का डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल आप कोट कर सकते हैं मीन्स में ना, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप क्या बना सकते हो, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बना सकते हो, और क्रिटिकल केयर जो आपके ना हॉस्पिटल ब्लॉक्स हैं। जैसे आपका क्या होता है, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे ना मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर क्या बोला है कि आप है ना क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल हो गया आपके, है ना, हेल्थ लेबोरेटरीज के साथ आप इंटरग्रेट कर सकते हो, ये आपकी लेबोरेटरीज होगी। इसके बाद क्या है, इम्प्रूव हेल्थ प्रिपेयरनेस फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज, यानी जब भी कोई, जैसे हमारा पेंडेमिक आया तो हम उसके लिए इतने वेल प्रिपेयर नहीं थे, तो ये क्या बोल रहा है इस स्कीम के अंदर, क्या है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहे, कोई भी पेंडेमिक आता है इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ मेडिकल एजुकेशन, नेक्स्ट स्कीम हमारी HRHME, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इट स्ट्राइव्स टू स्केल अप मेडिकली पर्सोनल by establishing new medical nursing and paramedical colleges and also increase सीट्स इन कॉलेजेस। क्या बोल रहा है कि जो पर्सोनल मतलब जो मेंबर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिंग हो गए, पैरामेडिकल का स्टाफ हो गया, उसको इंक्रीज करो। पिछले में क्या बात कर रहा था कि कैसे आप यूनिट्स को एस्टेब्लिश करो, है ना, हेल्थ केयर को केयर सेंटर्स बनाओ। इसमें इस स्कीम के अंडर क्या है, इसका नाम ही देखो जैसे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में बात कर रहे हैं कैसे हम ह्यूमंस को इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि कैसे आप मेडिकल पर्सोनल को इंक्रीज कर सकते हो, न्यू मेडिकल स्टाफ को ला सकते हो, नर्सिंग को ला सकते हो, पैरामेडिकल कॉलेज बना सकते हैं ना। फिर स्ट्रेंथ एंड अपग्रेड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अटैच देम टू न्यूली एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके न्यूली एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे किसको आप वो कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ और अपग्रेड कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, और अटैच कर सकते हो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो न्यूली बिल्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में अदर हॉस्पिटल्स हैं ना। उसके बाद क्या है, कंसर्न क्या है हमारे पास, लो फंड यूटिलाइजेशन है। आपका फंड हुआ 100% अलॉट, लेकिन आपने उसमें किया सिर्फ 20%, 29%, 25%। तो ये भी तो कंसर्न है कि पैसे आ रहे हैं लेकिन पैसे को यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। पैसों का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होता, पैसों का यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं होता, जो आपके ना प्रोसेस है वो बहुत लेंदी हो जाती है, जिसको हम रेड टेपिज्म बोल सकते हैं, कि एक डॉक्टर से अप्रूवल करवाना है, फिर आपको उनसे अप्रूवल करवाना है, फिर आपको उनसे, मतलब वो जो प्रॉपर आपकी प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसमें यही बोल रहा है कि अराउंड 29%, यानी ओनली 29% जो पैसा यूज हुआ था 2023-20 इसमें, बट रिवाइज्ड एस्टिमेट बोल रहा है कि 50% बजट यूज हुआ है। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि ओनली अराउंड क्वार्टर ऑफ बजट इन बोथ। देखो ये तो आपकी है पीएम अभीम स्कीम, इसके अंदर तो आपका सिर्फ 29% बोला, रिवाइज किया तो हमें सिर्फ 50% मिला, 100% में से हमने सिर्फ 50% ही यूज किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि HME स्कीम के अंदर सिर्फ क्वार्टर, यानी 100 में से सिर्फ 25% ही बजट एस्टिमेट यूज हुआ है। अब देखो फैक्टर बिहाइंड द लोअर यूटिलाइजेशन, क्या क्या फैक्टर बिहाइंड करते हैं लोअर यूटिलाइजेशन, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या फैक्टर है, उसके पीछे है विच स्टेट ऑफिशियली सिटिंग कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन। मैंने क्या बताया आपको कि स्ट्रक्चर ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो पूरा पैसा आपके इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। की ऑब्स्टिकल क्या है, आपके डुप्लीकेशन है, ठीक है। डुप्लीकेशन कैसे है आपका, कि स्टेट हैड टू इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ लैब्स अक्रॉस वेरियस प्रोग्राम्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन नेसेसिटिंग एंड सिग्निफिकेंट रिकॉग्नाइजेशन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एट द स्टेट लेवल। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके ना जैसे डुप्लीकेशन हो रहा है, आपके पैसे की बार बार दो दो फाइलें एक साथ चल रही हैं, प्रोसीड्यूर आपका डिले हो रहा है, जो प्रोसेस होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रही है। फिर कंसर्न रिलेटेड टू फैसिलिटेट स्टोरेज, ठीक है, फैसिलिटी स्टोरेज से आपकी कंसर्न रिलेटेड टू फैसिलिटी स्टोरेज। इसमें क्या बोल रहा है, चैलेंजेस इन
फिलिंग वैकेंसीज, आपकी जो वैकेंसीज होती हैं उसमें कैसे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपकी है ना वैकेंसी वो प्रॉपर आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही। बहुत सारी वैकेंसीज हमारे जो सेंट्रल लेवल है, एम्स के लेवल है, उसमें ही वैकेंट है। आप रूरल लेवल का तो भूल ही जाओ। आपके जैसे एम्स आपको पता है बहुत बड़ी जो आपके हॉस्पिटल है उस सेक्टर में बहुत बड़ी, क्या हेल्थ सेक्टर में क्या होती है, एम्स सबसे बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। वहां पे ही आपका देखो, आप डेटा देखोगे कि है ना स्टोरेज ऑफ टीचर इन एम्स में क्या होता है, सेंटर फॉर द सोशल इकोनॉमिकल प्रोसेस, ये एक आपकी वो है जो संस्था है, उसने क्या किया है, रिवील्स किया है कि 40% स्टोरेज आपकी टीचिंग फैकल्टी की इन 11 ऑफ द 18 न्यूली, यानी 18 जो न्यू एम्स बने हैं ना उसमें 11 आपके एम्स में कितने 40% आपकी क्या है, जो टीचिंग फैकल्टी है एम्स के अंदर उसकी लो है, मतलब कम है वहां पे, है ना, प्रॉपर नहीं है। स्टेट मेडिकल कॉलेज सिचुएशन आपकी बहुत बुरी है, जैसे बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 30% ऑफ टीचिंग फैकल्टीज पोजीशंस वो वैकेंट है। मतलब 2022 में हमने देखा 17 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेटअप बिटवीन इतने से इतने हुआ था ना, तो 30% आपके यूपी में नहीं है। मतलब स्टेट लेवल पे भी सिचुएशन बुरी है। और सीवियर गैप इन रूरल पोजीशन, देखो आपके एम्स में ही टीचर नहीं आ रहे हैं, एम्स में नहीं आ रहे हैं, आपके स्टेट लेवल में यूपी का एग्जांपल है, जैसे तो आपको इसको किसी कोर्ट भी कर सकते हो, कहीं एग्जांपल डाल सकते हो। तो आप रूरल लेवल पे तो भूल जाओ, आप तो बहुत सीवियर कंडीशन है, ये यही बोल रहा है ना। उसके बाद क्या है, फिजिकल स्पेस ऑफ द स्टेट कंसर्न रिगार्डिंग, क्यों है ये, ठीक है। देखो इसमें आपकी स्कीम है, इन स्कीम्स में यही है कि बेटर मैनेजिंग करना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, फ्यूचर प्लानिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए। इन स्कीम का है ना प्रॉपर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होना चाहिए। ये जो पीएम अभी इज लिमिटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम विच रन अंटिल, इसकी जो स्कीम की जो ड्यूरेशन है वही बहुत कम है, 25 से लेके 26 तक ही आपका ये उसमें रूल में रहेगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका, कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपके पास पैसा आ ही गया तो उसको इफेक्टिव क्या करो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करो। आपके पास मनी आ रही है, आप उसको प्रॉपर यूज करो, आपकी जो स्कीम के अंदर एलोकेशन है वहां पे आप प्रॉपर ट्रांसफर करो उस पैसे का। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियली द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू मैनेज एडिशनल रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, जो इश्यू है आपका ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज। देखो सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है, जो हमने प्रॉब्लम्स देखी है, उसके बिल्कुल अपोजिट हमने क्या देखा कि आपकी जो टीचिंग फैकल्टी है वो उनकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वहां पे वैकेंसीज खाली जा रही, तो वैकेंसीज को फिल करो। सेकंड क्या है, आपकी स्ट्रक्चर अच्छी नहीं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो। आपका अगर पैसा अच्छे से नहीं जा रहा है, मतलब पैसे का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करो, तो उसको यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। जो आपका रेड टेपिज्म है, गवर्नेंस में फाइल्स इधर से उधर फंस रही है उस पर, उसको सोल्व करो, है ना। मतलब इजी ओपन विंडो या वन विंडो जो वे है वो करो, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स होती है उसी का ही सोल्यूशन होता है साथ के साथ। बेटर हाउ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव, सेम रिपीट है आपका, पीएम भीम हो गया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके अलावा ये आपका जो हेल्थ एंड मेडिकल इनका है, उसमें प्रॉपर बताया हुआ है। मतलब मैंने जो आपको पढ़ाया है वही है कि देखो फोकस इंप्रूव क्या करो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को करो, किसमें, पीएम अभीम में क्या करो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करो, हेल्थ वेलनेस को इंक्रीज करो, ब्लॉक लेवल पे आप यूनिट्स बनाओ, लेबोरेटरीज बनाओ, क्रिटिकल केयर, ये आपका समराइज्ड फॉर्म में है ना, एक एक जगह ये सारी लिखी हुई है। ऐसे रिसोर्स का मैंने आपको बताया था कि कॉलेज की है ना जो सीट है, टीचिंग स्टाफ है, जो नर्स है, उनको इंक्रीज करो। जो आपका फिजिकल, इसमें वे फॉरवर्ड है, देखो क्या है, इनहेंस बजट प्लानिंग एंड एलोकेशन। बजट प्लानिंग को इनहेंस करो, उसकी प्रॉपर एलोकेशन करो, उसको एंश्योर करो जो आपने एलोकेट किया है वो प्रॉपर मिल पा रहा है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ करो रेवेन्यू जनरेशन को, और ऑप्टिमाइजिंग एक्सपेंडिचर मेजरमेंट, आप प्रॉपर उसका मेजरमेंट करो। ये आज हमारा एडिटोरियल हो गया। इस एडिटोरियल में मैंने आपको प्रॉपर बताया कि कैसे आपको ना हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करना है, कैसे उसका, क्या आपको आई थिंक ये विजिबल होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चंस, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो ऐसा होता है कि मैं डेली यहाँ पे 6-5 क्वेश्चन देके जाती हूँ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, आप उनका ना कमेंट में आंसर नहीं करते हो। तो आई होप जो भी बच्चे डेडिकेशन से इसको देख रहे हैं तो वो इसका कमेंट में आंसर करें, इनके आंसर लिखें, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं हम। थैंक यू।